अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इससे गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने माइटोसिस के अमल को मुकम्मल किया। तो आइए ग्लास बोर्ड की जानिब चलते हैं मियोसिस का इल्म हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम मियोसिस के बारे में इल्म हासिल करेंगे। मियोसिस क्या है? मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसके दौरान सेल ने तकसीम होना है। ये सेल के तकसीम होने का एक तरीका है। इससे पीछे हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। माइटोसिस भी सेल के तकसीम होने का एक तरीका था। लेकिन माइटोसिस एक ऐसा तरीका था सेल डिवीजन का या सेल के तकसीम होने का, जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल पैदा करता था। लेकिन मियोसिस ये माइटोसिस से एक अलग तरीका है। मियोसिस के दौरान एक सेल तकसीम होकर चार नए सेल्स पैदा करता है, जबकि माइटोसिस में एक सेल तकसीम होकर सिर्फ दो नए सेल पैदा करता था। तो आइए मियोसिस की पहले हम तारीफ लिख लेते हैं। मियोसिस क्या है? ये सेल के तकसीम होने का एक ऐसा तरीका है एक ऐसा तरीका है जिसमें एक सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, एक सेल जो डिप्लॉयड अब डिप्लॉयड सेल क्या होता है, इसका आगे हम पढ़ते हैं। जो डिप्लॉयड होता है, एक सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, तकसीम होकर चार नए हैप्लॉयड सेल्स पैदा करता है। तो ये मियोसिस की तारीफ लिखी हमने। मियोसिस क्या है? वो एक ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान एक डिप्लॉयड सेल तकसीम होकर चार नए हैप्लॉयड सेल्स पैदा करता है। यानी ये बात तो हमें समझ आ गई कि मियोसिस के दौरान एक सेल से चार नए सेल्स बनने हैं। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि मियोसिस के दौरान जो सेल तकसीम होता है वो डिप्लॉयड होता है, और मियोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स पैदा होते हैं वो चार होते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्लॉयड सेल क्या होता है और हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉइड सेल्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लॉयड सेल्स के बारे में। और फिर इसके साथ ही हम हैप्लॉइड सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो डिप्लॉयड सेल क्या है? एक ऐसा सेल जिस सेल में क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। हम जानते हैं कि हर सेल में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और वो क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं।
तो वो वाला सेल जिस सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में हो, दो दो की शक्ल में हो, अकेले अकेले ना हो, वो जोड़ों की शक्ल में तरतीब पाए हों, ऐसे सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं। मैं एक डायग्राम के जरिए वजाहत करूंगा। ये मैंने एक सेल बनाया है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है। अगर आप देखें, इस सेल के न्यूक्लियस पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा इस सेल के जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़ों की शक्ल में है। तो ये वाला सेल जिस सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में हो, उस सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं। और ऐसा सेल जिस सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में ना हो, ऐसे सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। आप देख सकते हैं इस सेल पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको इस सेल में दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होंगे और वो दोनों ऊपर और नीचे पड़े हैं, अलग अलग हैं, जोड़ों की शक्ल में नहीं हैं। तो ऐसा सेल जिस सेल में क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं पाए जाते, ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और वो वाला सेल जिस सेल में क्रोमोसोम्स दो दो जोड़ों की शक्ल में हो, तो ऐसे सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉइड सेल्स से आधी होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ डिप्लॉइड सेल में उस एक तरफ डिप्लॉइड सेल है, उसमें एक तो क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में है, दूसरा कुल 4 क्रोमोसोम्स हैं। और दूसरी तरफ हैप्लॉइड सेल है, एक तो उसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं है, टोटल सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स हैं। यानी हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉइड सेल की निस्बत आधी ही रह जाती है। तो ये हमने जाना डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में फ़र्क, जो बहुत ही अहम फ़र्क है। आपसे ये सवाल बहुत ही अहम है ये सवाल, और ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के इम्तिहानात में। तो आपने इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। तो आइए हम डिप्लॉइड सेल के बारे में लिख लेते हैं। ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में हो, दो दो के जोड़े बने हों, अलैदा अलैदा ना हो, ऐसे सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहेंगे। जबकि हैप्लॉइड सेल ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं होते। और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हैप्लॉइड सेल में डिप्लॉइड सेल की निस्बत आधी रह जाती है। ये भी मैंने आपको बताया। ऐसे सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और ये ऊपर हम पढ़ चुके कि मियोसिस के दौरान एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में शुरू होती है, हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस शुरू नहीं होती। डिप्लॉइड सेल्स ही मियोसिस कर सकते हैं। तो मियोसिस के दौरान एक डिप्लॉइड सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, वो तकसीम होता है। और उसके तकसीम होने के नतीजा में 4 नए सेल्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और मियोसिस के नतीजे में बनने वाले 4 नए सेल्स में क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होते और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगी और मियोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो ये हमने मियोसिस की तारीफ जानी और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल में फ़र्क जाना। अब हम मियोसिस का ये जो लफ्ज़ है,
इसका आगाज पढ़ते हैं कि ये जो मियोसिस का लफ्ज है, ये लफ्ज आखिर कहाँ से निकला है। मियोसिस का लफ्ज एक यूनानी लफ्ज से अखज किया गया है और वो है मियोन। ये जो मियोसिस का लफ्ज है, ये एक यूनानी लफ्ज मियोन से बना है और मियोन का मतलब है छोटा करना या फिर कम करना। चूंकि मियोसिस के दौरान जो नए सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है, आधी रह जाती है। चूंकि इस अमल के दौरान बनने वाले नए सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है या पेरेंट सेल से आधी रह जाती है, इसलिए इस अमल को मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस का जो लफ्ज है वो मियोन से निकला है। मियोन का मतलब ही क्या है? कम करना या छोटा करना। चूंकि ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल्स में आधी रह जाती है, कम हो जाती है पेरेंट सेल की निस्बत, इसलिए इस अमल को मियोन या मियोसिस कहते हैं। मियोसिस का मतलब ही कम करना है। तो ये था मियोसिस का जो इस्तिलाही मतलब था, वो भी हमने जाना। अब हम मियोसिस की मजीद तफसील पढ़ने की कोशिश करते हैं। मियोसिस के मराहिल। मियोसिस के दौरान जो डॉटर सेल्स बनते हैं, अगर मैं इधर डायग्राम के जरिए वजाहत कर दूं, ये वो सेल है जिसने मियोसिस करनी है और ये डिप्लॉयड सेल है। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, जो कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एक डिप्लॉयड सेल है और ये वो सेल है जिसने तकसीम होना है। और हम जान चुके हैं तकसीम होने, सेल डिवीजन के दौरान जो सेल तकसीम होता है उस सेल को पेरेंट सेल कहते हैं और ये डिप्लॉयड है। इसमें जो 46 क्रोमोसोम है वो जोड़ों की शक्ल में है और 46 क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े बनेंगे। तो ये डिप्लॉयड पेरेंट सेल है। डिप्लॉयड पेरेंट सेल। अब ये डिप्लॉयड पेरेंट सेल मियोसिस करेगा और मियोसिस के नतीजे में ये 4 नए सेल पैदा करेगा। वो जो 4 नए सेल्स पैदा होंगे उन्हें कहेंगे डॉटर सेल्स। और वो होंगे क्या? मियोसिस के नतीजे में नए पैदा होने वाले सेल्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था हैप्लॉइड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है और उनमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं होते। तो ये जो सेल पैदा होंगे, इन सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाएगी पेरेंट सेल की निस्बत। तो इन नए पैदा होने वाले डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है। तो मियोसिस का ये जो अमल है, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने दरियाफ्त किया। 1876 ईस्वी में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस के अमल को दरियाफ्त किया। तो आइए हम मियोसिस की दरियाफ्त के बारे में भी एक बात लिख लेते हैं। इस अमल को 1876 ईस्वी में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था? ऑस्कर हर्टविग ने दरियाफ्त किया। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मियोसिस के अमल को किस साइंसदान ने दरियाफ्त किया। मियोसिस चूंकि सेल के तकसीम होने का एक तरीका है और हम जानते हैं कि सेल तकसीम होने से पहले जिस मरहले में होता है उसे इंटरफेस कहते हैं।
तो वो वाला सेल जिसने मियोसिस करनी होती है, वो मियोसिस करने से पहले इंटरफेज में होता है, जिसमें सेल मियोसिस या तकसीम होने की तैयारी करता है। और इंटरफेज के 3 मरहले थे जिनके बारे में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं, G1 फेज और S फेज, और सबसे आखिरी मरहला इंटरफेस का था G2 फेज। तो इन तीनों मरहलों से गुजरने के बाद सेल मियोसिस में दाखिल होता है, और मियोसिस में वो सेल दाखिल होकर 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स पैदा कर देता है। तो मियोसिस एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, एक लंबा अमल है। मियोसिस को, इतने लंबे अमल को 2 बड़े मरहलों में तकसीम किया गया है। तो मियोसिस को 2 बड़े मरहलों में तकसीम किया गया है। आइए पहले हम उन 2 बड़े मरहलों के नाम लिख लेते हैं। मियोसिस के मराहिल। मियोसिस के मराहिल। तो मियोसिस के 2 बड़े मरहले हैं। मियोसिस का पहला मरहला है मियोसिस 1। मियोसिस का दूसरा मरहला है मियोसिस 2। तो सबसे पहले हम मियोसिस 1 के बारे में इल्म हासिल करना शुरू करते हैं। मियोसिस 1 में डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर 2 नए सेल पैदा करेगा। मियोसिस 1 जो कि मियोसिस का पहला मरहला है, और मियोसिस का दूसरा मरहला मियोसिस 2 है। अभी हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1 के बारे में। ये मियोसिस का पहला मरहला है। इसमें एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर सिर्फ 2 नए सेल्स पैदा करेगा, और वो 2 नए सेल्स हैप्लॉइड होंगे। अभी मियोसिस का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। मियोसिस का अमल मुकम्मल तब होता है जब मियोसिस 2 भी हो जाती है, लेकिन अभी हम मियोसिस का पहला मरहला पढ़ रहे हैं, और मियोसिस के पहले मरहले में एक सेल से सिर्फ 2 सेल बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं सादा सी डायग्राम के जरिए इसकी वजाहत करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये एक सेल है जो मियोसिस करना चाहता है। सबसे पहले ये सेल मियोसिस 1 करेगा। ये सेल मियोसिस के पहले मरहले यानी मियोसिस 1 से गुजरेगा, और ये सेल डिप्लॉइड सेल होगा। मिसाल के तौर पर इसमें 46 क्रोमोसोम हैं, तो ये सेल अब मियोसिस करने लगा है, और ये मियोसिस के सबसे पहले मरहले से गुजरेगा, मियोसिस 1 से, और मियोसिस 1 के नतीजे में ये सेल तकसीम होकर सिर्फ 2 नए सेल्स पैदा करेगा, और वो 2 नए सेल्स हैप्लॉइड होंगे, यानी उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाएगी, और उन सेल्स में क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में नहीं होंगे, बल्कि क्रोमोसोम्स अलग-अलग होंगे। तो डिप्लॉइड सेल जब मियोसिस 1 के मरहले से गुजरता है, तो मियोसिस 1 के मरहले के दौरान इस डिप्लॉइड सेल में मौजूद क्रोमोसोम जो कि जोड़ों की शक्ल में होते हैं, मियोसिस 1 के नतीजे में जोड़ों की शक्ल में मौजूद क्रोमोसोम्स, हर जोड़े के क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। जब उस डिप्लॉइड सेल में मौजूद क्रोमोसोम जो कि जोड़ों की शक्ल में थे, अलग-अलग हो जाते हैं मियोसिस 1 के नतीजे में, तो वो डिप्लॉइड सेल दरमियान से तकसीम हो जाता है, और उससे 2 नए सेल्स बनते हैं, और उन 2 नए सेल्स में क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होते, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये था मियोसिस 1 सादा से अल्फाज में मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मियोसिस 1 के नतीजे में जो नए सेल्स बने वो हैप्लॉइड थे। अब मियोसिस 1 के मजीद 4 मरहले हैं। मियोसिस 1 के मजीद 4 मरहले हैं। आइए आज हम उन 4 मरहलों के नाम लिख लें।
आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उन 4 मरहलों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहला मरहला मियोसिस 1 का है प्रोफेज 1। जबकि मियोसिस का दूसरा मरहला है मेटाफेज 1, जबकि मियोसिस का तीसरा मरहला है, मियोसिस 1 के मरहलों की बात हो रही है, एनाफेज 1, जबकि मियोसिस 1 का आखिरी जो मरहला है वो है टेलोफेज 1। तो ये थे मियोसिस 1 के 4 मरहले। आने वाले लेक्चर्स में इनको तफसील से पढ़ेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने मियोसिस की तारीफ के बारे में जाना और मियोसिस के 2 बड़े मरहलों के बारे में भी थोड़ा सा जाना। इंशाल्लाह मियोसिस की मज़ीद तफसील आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।